नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थ साइंसेस की सबसे रिवॉल्यूशनरी थ्योरीज में से एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि नया ओशनिक क्रस्ट कैसे बनता है और कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे कैसे एक दूसरे से दूर होते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर। यानी ये थ्योरी वही मिसिंग लिंक थी जो अल्फ्रेड वैगनार की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है और उसे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म देती है। इसका पहला आइडिया दिया था 1960s की शुरुआत में हैरी हैस ने, जो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और नेवी ऑफिसर थे। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान हैरी हैस ने जो सोनार मैपिंग से ओशन फ्लोर को स्टडी किया और जो उन्होंने देखा वो बहुत सरप्राइजिंग था। ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं थे, बल्कि उसमें लंबे लंबे कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस थे, जिन्हें हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस। इसके अलावा ओशन फ्लोर पर डीप ट्रेंचेस भी पाए गए। हैस ने कहा कि ये रिजिज दरअसल वो जगह है जहां से नया क्रस्ट कंटिन्यूसली बनता है। मेंटल से मोल्टन मटेरियल ऊपर आता है और मैग्मा की तरह इरप्ट करता है, फिर ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। इस प्रोसेस से नया क्रस्ट बनता है और पुराना क्रस्ट दोनों साइड पर धीरे धीरे पुश होकर दूर चला जाता है। यानी ओशन बेसिन हर समय चौड़े हो रहे हैं। कुछ ही साल बाद 1961 के अंदर मैराइन जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट डिट्ज ने हैस के आइडिया को रिफाइन किया और इस प्रोसेस को नाम दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस नेमिंग से ये थ्योरी जल्दी ही पॉपुलर हो गई और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने हमारी जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बदल दी। इसने प्रूव किया कि ओशन फ्लोर डायनेमिक्स हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं और यही प्रोसेस कॉन्टिनेंट्स को धीरे धीरे मूव करवाता है। और इसी वजह से ये थ्योरी लेटर ऑन मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की फाउंडेशन बनी। दोस्तों, अब हम डिटेल में समझेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। सबसे पहले शुरुआत होती है मिड ओशनिक रिजेस से। ये लंबे लंबे कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन्स होते हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। इनमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, जो पूरे अटलांटिक ओशन के बीच से गुजरती है। यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे जैसे प्लेट सेपरेट होती हैं, ओशन फ्लोर्स पर क्रैक्स खुल जाते हैं और नया स्पेस बनता है। इसी वजह से रिज को कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट। अब सवाल आता है, ये नया स्पेस फिल कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है अर्थ की अंदर की हीट में। मेंटल में मौजूद कन्वेंशन करंट गर्म मोल्टन मटेरियल को ऊपर लेकर आते हैं। ये मोल्टन रॉक, जिसे मैग्मा कहते हैं, रिज की फ्रैक्चर से होकर ऊपर निकलता है। जैसे ही मैग्मा ओशन फ्लोर तक पहुंचता है, वहां का प्रेशर कम हो जाता है और मैग्मा तेजी से ठंडा होकर हार्ड रॉक में बदल जाता है। ये रॉक होते हैं बेसाल्ट और इसी से ओशन फ्लोर की नई परत बनती है। हर बार जब नया मैग्मा ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है तो क्रस्ट की एक फ्रेश स्ट्रिप बनती है। पुराना क्रस्ट दोनों तरफ धीरे धीरे पुश होकर रिज से दूर चला जाता है। यही साइडवे मूवमेंट कहलाती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दोस्तों, मिलियंस ऑफ ईयर तक यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है और इसी वजह से अटलांटिक जैसे ओशंस धीरे धीरे चौड़े होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ओशनिक क्रस्ट रिज से दूर जाता है, वो ठंडा होता रहता है और हैवी भी बन जाता है। आखिरकार ये क्रस्ट ओशन बेसिन के किनारों तक पहुंच जाता है, जहां इसका सामना होता है लाइटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। हैवी ओशनिक क्रस्ट ज्यादा देर ऊपर नहीं टिक पाता और नीचे की ओर झुककर वापस मेंटल में चला जाता है। इन्हीं जगह को कहते हैं सबडक्शन जोन या ओशनिक ट्रेंचेस। सबसे फेमस एग्जांपल है इस सबडक्शन जोन का मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस एक बैलेंस साइकिल है। मिड ओशनिक रिज पर एक नया क्रस्ट लगातार बनता है, वो धीरे धीरे फैलकर बाहर जाता है और फिर सबडक्शन जोन पर पुराने क्रस्ट नष्ट हो जाते हैं। यानी अर्थ की सरफेस हमेशा डायनेमिक रहती है और यही प्रोसेस समझाता है कि ओशन कैसे ग्रो करते हैं और कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे से ड्रिफ्ट होते हैं। दोस्तों, अब हम डिटेल में समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के 4 मेन स्टेजेस को। सबसे पहला स्टेज है अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। ये प्रोसेस शुरू होता है मिड ओशनिक रिजेस से, जहां दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं। जैसे ही प्लेट सेपरेट होती हैं, मेंटल के अंदर से गर्म मोल्टन मैग्मा ऊपर उठकर इन गैप्स को फिल करने लग जाता है। यहीं से शुरू होता है नया क्रस्ट बनने का प्रोसेस। दूसरा स्टेज है सॉलिडिफिकेशन। जब ये मैग्मा ओशन फ्लोर पर पहुंचता है तो ठंडे सी वाटर के कांटेक्ट में आते ही तेजी से ठंडा हो जाता है और हार्ड रॉक के अंदर बदल जाता है। ये नया क्रस्ट ज्यादातर बेसाल्ट का बना होता है और रिजिस के दोनों तरफ नई परतें जोड़ता रहता है। अब आती है तीसरी स्टेज, जो कि स्प्रेडिंग ऑफ क्रस्ट। जैसे जैसे नया मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड क्रस्ट बनाता है, वो पहले से बने क्रस्ट को दोनों तरफ धीरे धीरे पुश करता रहता है। इस साइडवे मूवमेंट की वजह से ओशन फ्लोर फैलने लग जाता है
और ओशन बेसिन समय के साथ साथ चौड़े होते रहते हैं, यानी अटलांटिक ओशन जैसे समुद्र आज भी धीरे धीरे फैल रहे हैं। और आखिरकार आती है लास्ट स्टेज, जो कि सबडक्शन। जब ओशन क्रस्ट रिज से बहुत दूर चला जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर ज्यादा डेंस बन जाता है। फिर जब यह क्रस्ट किसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है तो लाइटर कॉन्टिनेंट के नीचे झुककर वापस मेंटल में सिंक हो जाता है। इन्हीं जगह को कहते हैं सबडक्शन जोन या ओशनिक ट्रेंचेस। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस एक कंटिन्यूस साइकिल मिड ओशनिक रिजिज के ऊपर नए क्रस्ट जन्म लेते हैं और फिर फैलकर ओशन बेसिन को चौड़ा करता है और अंत में ट्रेंचेस के अंदर जो कि सबडक्शन जोन का काम करते हैं वहां पे जाके ये नष्ट हो जाता है। यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें बताती है कि अर्थ की सरफेस हमेशा डायनेमिक और लगातार बदलती रहती है। अब हम बात करेंगे उन साइंटिफिक एविडेंस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस एविडेंस है मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। ओशन फ्लोर्स पर साइंटिस्ट ने पाया कि मिड ओशनिक रिजिज के दोनों तरफ रॉक्स में मैग्नेटिक पैटर्न एकदम सिमेट्रिकल है। कुछ बैंड्स जो है वो नॉर्मल पोलैरिटी दिखाते हैं और कुछ जो है रिवर्स पोलैरिटी दिखाते हैं। ये स्ट्रिप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री का कोई टेप रिकॉर्डर हो। हर बार जब नया क्रस्ट बनता है वो उस समय का मैग्नेटिक सिग्नेचर को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। इससे क्लियर हो गया कि नया क्रस्ट रिज पर बनता है और धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है। दूसरा एविडेंस है एज ऑफ ओशनिक रॉक्स। रिजिज पर मिलने वाले रॉक्स सबसे यंग होते हैं। जैसे जैसे हम रिज से दूर जाते हैं रॉक्स की जो एज है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है। यानी नया क्रस्ट रिज पर कंटिन्यूसली बनता है और पुराने रॉक्स को साइड में पुश करता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्टिनेंट्स की एज बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन ओशन का क्रस्ट हमेशा नया बनता और नष्ट होता रहता है। और तीसरा एविडेंस आता है थिकनेस ऑफ सेडिमेंट के रूप में। रिजिज के पास सेडिमेंट्स बहुत पतली परत में मिलते हैं क्योंकि क्रस्ट नया होता है, उस पर डिपॉजिट्स अकुमुलेट होने का समय नहीं मिला होता। लेकिन जैसे जैसे आप रिज से दूर जाते हैं सेडिमेंट्स की थिकनेस बढ़ती जाती है। ओल्डर क्रस्ट पर ज्यादा टाइम मिलता है डिपोजिशन का, इसलिए वहां पे सेडिमेंट्स थिक हो जाते हैं। और चौथा एविडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। रिजिज के पास शैलो अर्थक्वेक बहुत कॉमन है क्योंकि वहां मैग्मा राइज करता है और क्रस्ट जो है क्रैक होता है। वहीं सबडक्शन जोन में डीप फोकस अर्थक्वेक मिलते हैं जहां ओल्ड ओशनिक क्रस्ट वापस मेंटल में सिंक हो जाता है। यानी अर्थक्वेक पैटर्न्स एग्जैक्टली वही बताते हैं जो स्प्रेडिंग और रिसाइकलिंग थ्योरी कहती है। और आखिरी एविडेंस है हीट फ्लो मेजरमेंट। साइंटिस्ट ने पाया कि मिड ओशन रिजिज पर हीट फ्लो अनयूजुअली हाई होता है। इसका मतलब है कि मेंटल से हॉट मैग्मा ऊपर राइज कर रहा है। जैसे जैसे आप रिज से दूर जाते हैं हीट फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों इन सब एविडेंस को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कोई हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि एक रियल ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आज भी हमारी अर्थ की सरफेस को शेप दे रही है। दोस्तों अब देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके क्या क्या आउटकम्स हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इस थ्योरी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मिसिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि कॉन्टिनेंट्स कैसे और क्यों मूव होते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने ये मिस्ट्री सोल्व कर दी। इसने प्रूव किया कि कॉन्टिनेंट्स अपने आप नहीं मूव होते बल्कि ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के हिस्से हैं और ये प्लेट ओशन फ्लोर के फैलने के साथ साथ मूव करती हैं। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस है ये थ्योरी मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की फाउंडेशन बनी। इसने पूरी जियोलॉजी को एक फ्रेमवर्क में यूनिफाई कर दिया। अब साइंटिस्ट को समझ आया कि वही प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं। जब प्लेट सेपरेट होती है तो मिड ओशनिक रिजिज और वोल्केनोज बनते हैं। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है तो ओशनिक ट्रेंचेस और अर्थक्वेक होते हैं। यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की सारी इंटरेक्शंस को समझने की बेस बनी यही थ्योरी। इस थ्योरी की तीसरी आउटकम है कि इस थ्योरी ने ओशन बेसिन्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन किया। जैसे अटलांटिक ओशन धीरे धीरे फैल रहा है वैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ की ज्योग्राफी को पूरी तरह रीशेप कर सकता है। ओशन जो है वो चौड़े होंगे, कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट करते रहेंगे और हमारी पृथ्वी का फेस लगातार बदलता रहेगा। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने न सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को साइंटिफिकली प्रूव किया बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने दिखाया कि अर्थ एक डायनेमिक एवर चेंजिंग प्लेनेट है जहां क्रस्ट हर समय बनती है और नष्ट होती रहती है। दोस्तों अब देखते हैं मिड ओशनिक रिजिज की कैरेक्टरिस्टिक्स को। दोस्तों ये रिजिज कोई साधारण लैंडफॉर्म नहीं होते। इन्हें हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बैकबोन कह सकते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहां नया ओशनिक क्रस्ट जन्म लेता है। तो चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
सबसे पहला फीचर है कि मिड ओशनिक रिजिज दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन सिस्टम्स हैं। इनकी टोटल लंबाई है करीब 70,000 किलोमीटर। ये एक कॉन्टिन्यूअस अंडर वाटर माउंटेन चेन बनाते हैं जो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन समेत ऑलमोस्ट सभी ओशन से होकर गुजरती है। दोस्तों इमेजिन कीजिए, ये रिजिज जो है हिमालय और एंडीज से भी कई गुना लंबे हैं। बस फर्क केवल इतना है, ये पानी के नीचे छिपे होते हैं। सेंट्रल रिफ्ट वैली इनका दूसरा स्टैकिंग फीचर है। हर रिज के क्रस्ट पर एक लंबा और गहरा रिफ्ट वैली पाया जाता है। ये लीनियर डिप्रेशन प्लेट्स के अलग होने से बनता है। जैसे ही प्लेट्स खिंचती है, मेंटल से हॉट मैग्मा ऊपर उठता है, इस रिफ्ट वैली से होकर इरप्ट करता है और सरफेस पर आकर बेसाल्टिक रॉक में बदल जाता है। यानी यही वो जगह है जहां नया ओशनिक फ्लोर लगातार बनता रहता है। तीसरा फीचर है कि ये रिजिज वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज के जोन है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं और मैग्मा इरप्शन बहुत कॉमन है। हर बार मैग्मा इरप्ट होकर नया बेसाल्टिक क्रस्ट क्रिएट करता है। साथ ही शैलो फोकस अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, क्योंकि ओशन फ्लोर जो है लगातार क्रैक्स और शिफ्ट हो रहा होता है। ये अर्थक्वेक लैंड पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फोर्थ इसका फीचर है सिमेट्री ऑफ रॉक एंड मैग्नेटिक पैटर्न। अगर आप रिज के ठीक बीच में देखें तो वहां के रॉक सबसे यंग होंगे। जैसे जैसे आप रिज से दूर जाते हैं, रॉक्स जो है प्रोग्रेसिवली ओल्डर मिलते हैं, यानी रिज क्रेस्ट ही क्रस्ट का जन्म स्थान है। इसी तरह मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ओशन फ्लोर पर नॉर्मल और रिवर्स पोलैरिटी की अल्टरनेट्स बैंड मिलती हैं और ये दोनों साइड पर मिरर इमेज की तरह दिखती हैं। ये मैग्नेटिक रिकॉर्ड हमें बताता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कई बार रिवर्स किया है और यही एविडेंस सी फ्लोर स्प्रेडिंग की सबसे मजबूत और साइंटिफिक सपोर्ट बन जाती है। और इसका आखिरी फीचर है हाई हीट फ्लो। दोस्तों मेजरमेंट बताते हैं कि रिजिज के नीचे सबसे ज्यादा हीट एस्केप होती है, क्योंकि यहाँ मेंटल का हॉट मटेरियल कंटिन्यूस ऊपर आ रहा होता है और सरफेस पर एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तो दोस्तों मिड ओशनिक रिजिज सिर्फ अंडर वाटर माउंटेन्स नहीं है, ये एक डायनेमिक जियोलॉजिकल फैक्ट्रीज है जहां पे नया क्रस्ट बनता है और अर्थ की जो इंटरनल हीट है वो बाहर आती है और जहां से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की पूरी कहानी शुरू होती है। दोस्तों अब इस थ्योरी को इवेल्युएट करते हैं और साथ साथ में जो कुछ क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी की उनको भी देखते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं उनको देखते हैं। दोस्तों ये थ्योरी मल्टीपल साइंटिफिक एविडेंस से स्ट्रांगली सपोर्टेड है। ओशनोग्राफिक सर्वेज ने हमें दिखाया है कि ओशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस मिड ओशनिक रिजिज और ट्रेंचेस मौजूद हैं। पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ने कंफर्म किया है कि रिजिज के दोनों तरफ सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग मिलती है, जो ये प्रूव करती हैं कि नया क्रस्ट लगातार बन रहा है और दोनों तरफ फैल रहा है। रॉक सैंपलिंग ने यह भी दिखाया है कि रिज के पास रॉक सबसे यंग होते हैं और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है उनकी एज पुरानी होती जाती है। दोस्तों सिस्मिक डेटा ने यह सपोर्ट किया है कि अर्थक्वेक जो है शैलो होते हैं रिजिज के ऊपर और डीप फोकस होते हैं सबडक्शन जोन के ऊपर। इन सब फाइंडिंग्स ने मिलकर इस थ्योरी को बहुत मजबूत फाउंडेशन दिया है। अब बात करते हैं दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस की, इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर की। ये थ्योरी हमें बताती है कि ओशन बेसिन कैसे इवोल्व होते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनोज पर्टिकुलरली एक बेल्ट के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट्स कैसे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का हिस्सा है। इसने जो अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो सबसे बड़ा गैप था, यानी मूवमेंट का मैकेनिज्म, उसे पूरा किया है और यहीं से मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की नींव पड़ी। लेकिन दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। आज भी साइंटिस्ट को एग्जैक्ट स्प्रेडिंग रेट पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग ओशन में ये रेट जो है वेरी करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये थ्योरी सुपर कॉन्टिनेंट जैसे पेंजिया और गोंडवाना की असेंबली और ब्रेकअप को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके अलावा कुछ रीजन्स में स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्लेट बाउंड्रीज पर काफ़ी अनोमलीज मिलती हैं, जहां सिंपल सी फ्लोर स्प्रेडिंग मॉडल पूरी तरह फिट नहीं बैठता। तो दोस्तों ओवरऑल सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जियोलॉजी में एक नया लैंडमार्क अचीवमेंट है। इसने हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और वेगनर के आइडियाज़ को साइंटिफिक मैकेनिज्म देकर मजबूत किया। तो दोस्तों इसने प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए एक दरवाजा खोला। हालांकि फ्यूचर रिसर्च जो है वो अभी भी जरूरी है, ताकि हम स्प्रेडिंग रेट, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल्स और कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज को और डिटेल में समझ सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।